नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए करते हैं फटाफट से क्वेश्चंस को विद फैक्ट्स। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, कथक डांस इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो कौन से पार्ट से रिलेटेड है जो कथक डांस है, वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नॉर्थ इंडिया। तो देखिए जो कथा है उसका कथक किससे बना है, कथा से। तो कथा का मीन्स क्या होता है, स्टोरी, जो कि कैसे एक्सप्रेस होती है ड्यूरिंग द वोल डांस। और ये किससे एसोसिएटेड है, विद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, नॉर्थर्न इंडिया में। इसके अंदर जो डांस होता है वो एक्सप्रेशंस के लिए होता है, जाना जाता है। एक्सप्रेशन जैसे ऐसे आंखों से ऐसे घुमाते हैं वो लोग, तो वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू सारी स्टोरी को बताते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज द कंबाइंड आर्मी ऑफ सिख जत्था एंड मिसल्स कॉल्ड। तो जो जत्था होता है, सिखों का जत्था या मिसलों को क्या कहा जाता है, वो एक संयुक्त सेना होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों दल खालसा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दल खालसा, जो 18th सेंचुरी में सिखों ने ऑर्गेनाइज की थी खुद के लिए। ये एक नंबर ऑफ बैंड्स है जो कहा जाता है जिन्हें मिसल्स और जत्थास, और इनकी जो कॉम्बिनेशन आर्मी होती है जिसमें मिसल्स और जत्थास होते हैं उसको ही कहा जाता है दल खालसा। ये 1748 और 1799 के बीच में पंजाब रीजन में फॉर्म हुआ था, ये कह सकते हैं स्टैब्लिश हुआ था। और इसको स्टैब्लिश किसने किया था, नवाब कपूर सिंह ने। और कब किया था, लेट 1740 में किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जो कंबाइंड आर्मी होती है सिक्स की, जत्था और मिसल्स, उनको क्या कहा जाता है, दल खालसा कहा जाता है। और किसने एस्टैब्लिश किया था, ये नवाब कपूर सिंह ने। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। अंडर द सिख राखी सिस्टम व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोड्यूस वाज टेकन फॉर प्रोटेक्शन। सिखों की राखी व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था। तो देखिए जो राखी सिस्टम था ना, वो प्रोटेक्शन दी जाती थी फार्मर्स को, तो वो उनका कुछ पार्ट लिया जाता था, फार्मर्स का जो प्रोड्यूस करते थे उनका कुछ पार्ट लिया जाता था सिखों के द्वारा, ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सके। तो कितना पार्ट लिया जाता था, वो लिया जाता था, ऑप्शन बी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर, 20% दिया जाता था। ये कह सकते हो आप लोग कि टैक्स लगा लो, 6 टैक्स लेते थे प्रोड्यूसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द बिगिनिंग ऑफ विक्रम सावंत इज एसोसिएटेड विद विच रूलर। विक्रम सावंत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। तो अब कुछ लोगों को लगेगा कि विक्रम सावंत कोई रूलर है, नहीं, ये कैलेंडर है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त 2, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त 2 है, उन्होंने अडॉप्ट किया था ये टाइटल, कौन सा, विक्रमादित्य, और उन्होंने इरा का जो नाम है, इराज नेम को चेंज कर दिया था, विक्रम सावंत कर दिया था। और जो विक्रम सावंत है ये एक ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर है। इसके अंदर ये एक सोलर कैलेंडर है जिसके अंदर 354 डेज होते हैं, और ये मंथ टू मंथ्स में डिवाइडेड है। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु स्टॉप्ड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने रोका था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है उन्होंने रोका था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये किंग थे चालुक्य डायनेस्टी के, जिन्होंने हराया था हर्षवर्धन को इन 618 AD में।
जब वो एक लार्ज एम्पायर करना चाह रहे थे तो इन्होंने उनको सदर्न पेनिसुलर में रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, India has started its term as a member of the United Nations Statistical Commissions for how many years? तो भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? तो आंसर है दोस्तों 4 साल। 4 साल के टर्म में एज अ मेंबर शुरू किया है और ये 2 डिकेड्स के बाद शुरू हुआ है। 2 डिकेड्स के बाद शुरू किया है इंडिया ने। और कब से? 1 जन 2024 से। और जो ये UNSC है ये स्टैब्लिश की थी 1946 में दोस्तों, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया? तो देखते हैं नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। कब से किया गया है? 1 मई 2024 से। ठीक है दोस्तों, ये जो कृष्ण स्वामीनाथन है ये उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो देखेंगे। In GST, exporters do not pay tax on their output but are entitled to a refund on taxes paid on their inputs. GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट और पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। ये ठीक है कोई आंसर। नेक्स्ट है कि GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। नहीं, ये गलत है, आप सबको पता होगा। GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ एक ही ठीक है, वो भी ए वाला। इनपुट पर भुगतान किए गए कर के रिफंड के हकदार होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान की प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था। ये ठीक है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना था। ये गलत है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केवल एक ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अश्व घोष who write the biography of Buddha was the court poet of whom? जो अश्वघोष हैं जिन्होंने बुद्ध की जीवनी लिखी वो किसके दरबार में कवि थे, ये बताना है। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनिष्क। जो अश्वघोष हैं और वो किसके कोर्ट दरबार की कवि थे, वो थे कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्रोडक्ट वॉज मोस्ट इन डिमांड इन द रोमन एम्पायर? जो रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो दोस्तों देखिए, जब रोमन एम्पायर है जो उसके अंदर डिमांड थी सबसे ज़्यादा भारत की, वो थी सी, ऑप्शन सी, ब्लैक पेपर। साउथ इंडिया वैसे भी फेमस था स्पाइसेस के लिए, स्पेशली पेपर के लिए, ब्लैक पेपर, जिसको क्या कहा जाता था? ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता। कहाँ पे? रोमन एम्पायर में। और व्यापारी इन सामानों को कहाँ से कहाँ कैसे लेके जाते थे? जहाजों के थ्रू लेके जाते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही मिलान करो। जो कॉपर है वो कहाँ से मिलता था? तो दोस्तों वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान से मिलता था। टीन मिलता था दोस्तों, टीन मिलता था अफगानिस्तान से, और गोल्ड मिलता था कर्नाटका से। हड़प्पा के लोग तांबे का जो आयात करते थे आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि रोमन तक
ये जो राजस्थान से आयात करता था कॉपर का। टीन का जो आयात करता था अफगानिस्तान करता था, और ईरान भी करता था। सोने का जो आयात है वो आधुनिक कर्नाटक से होता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए बी कहाँ पे आ रहा है, बी ए सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड विच न्यू ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म डेवलप्ड, कुषाणों के समय बुद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो आंसर है महायान। और दोस्तों इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की थी इन कश्मीर, ठीक है। और महायान बुद्धों का बिलीव था कि जो आत्मज्ञान है वो उन लोगों के लिए उपलब्ध होता है जिसके पास खुद से विश्वास हो और अपने धर्म को एक जीने का जो साधन है वो बनाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? बड़े भूस्वामियों को कहा जाता है दोस्तों विल्ला। हम तो वैसे विल्ला कहते हैं जब लोग कुछ काम नहीं करते, लेकिन जो तमिल रीजन है यानी साउथ इंडिया है वहां पर विल्ला कहा जाता है। और जो हल वाहक होते हैं उनको कहा जाता है उणवार, और जो भूमिहीन मजदूर होते हैं उनको कहा जाता है दास खडेसियर। ठीक है दोस्तों, तो आपसे किसी को वेला मत कहना क्योंकि वो साउथ रीजन का बड़े भूस्वामियों वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज के इतने ही क्वेश्चंस थे, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें एंड लाइक सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं।